분신사바, ओइते कुदासाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल डार्क क्राइम्स पर। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की सच्ची कहानी हॉलीवुड से है और कहानी इतनी खतरनाक है कि शायद उसे सुनने के बाद आपको जुंको फुरुता की याद आ जाए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इयाना कासियान का जन्म 27 जनवरी साल 1986 में यूक्रेन के पाटनगर कीव में हुआ था। छोटी सी उम्र से ही इयाना इंटेलिजेंट और एम्बिशियस थी। लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद इयाना ने यूक्रेन में ही वकालत का काम शुरू किया, पर एम्बिशियस इयाना के अरमान इतने बड़े थे कि यूक्रेन जैसे देश में शायद वो पूरे ना हो पाए। उसका झुकाव पहले से ही मॉडलिंग की तरफ था। दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, तो अपने मॉडलिंग के सपनों को आंखों में सजाकर इयाना अमेरिका के लॉस एंजल्स में शिफ्ट हो गई। यहीं पर इयाना की मुलाकात ब्लैक लाइबल से हुई। ब्लैक लाइबल इयाना से 5 साल बड़ा था। उसका जन्म कनाडा के एक बहुत ही रईस घराने में 8 मई साल 1981 में हुआ था। उसके पिता लॉर्न लाइबल रियल एस्टेट टाइकून थे, जबकि माता एलेनोर कनाडा की एक प्लास्टिक कंपनी की मालिक की बेटी थी। ब्लैक लाइबल एक ग्राफिक नॉवेलिस्ट और फिल्म मेकर था और उसके नॉवेल्स बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग होते थे। साल 2010 में उसने एक नॉवेल लिखी थी सिंड्रोम नाम से, जो कि एक सीरियल किलर डॉक्टर के बारे में थी, जो कि अपने विक्टिम्स को गले से काट कर उल्टा लटका देता था ताकि उसके शरीर से खून की एक एक बूंद टपक कर बह जाए। इससे आप ब्लैक लाइबल की दिमागी परिस्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, ब्लैक लाइबल वैसे तो शादीशुदा था, उसका एक बेटा भी था और उसकी बीवी दूसरी बार प्रेग्नेंट थी, पर साल 2015 में वो अपनी बीवी एमांडा ब्राउन से जुदा हो गया था। एमांडा से जुदा होने के तुरंत बाद इयाना और ब्लैक लाइबल ने सगाई कर ली। 3 मई साल 2016 के दिन इयाना ने एक बेटी को जन्म भी दिया, जिसका नाम उन्होंने डायना रखा। अब जनरली किसी भी कपल के लिए माँ बाप बनना बड़ी खुशी की बात होती है। इयाना के लिए भी माँ बनना खुशी की बात थी। उसकी सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी हुई थी और अपने इस दौर में अपनी और बच्ची की देखभाल करने के लिए इयाना ने अपनी माँ ओल्गा कासियान, जो कि यूक्रेन में रहती थी, उसे अपने पास बुला लिया था। ओल्गा कासियान भी इयाना और ब्लैक के अपार्टमेंट के बगल में ही रहने लगी थी, पर शायद डायना के जन्म के बाद ब्लैक ज़्यादा खुश नहीं था। उसे लगने लगा था कि इयाना अब उससे ज़्यादा बच्ची के साथ वक्त गुजारती है। इतना ही नहीं, ऐसे वक्त में इयाना ब्लैक की जिस्मानी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर सकती थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अब झगड़े होना शुरू हो चुका था। ब्लैक इयाना को ये धमकी तक देने लगा था कि अगर इयाना ने उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं की तो वो किसी और औरत के पास चला जाएगा। अपने बिगड़ते हुए संसार को बचाने के लिए इयाना अपनी छोटी सी बच्ची को अपनी माँ के पास रखने लगी। डायना के जन्म के सिर्फ 2 ही हफ्ते के बाद ब्लैक पर किसी महिला ने सेक्सुअल असॉल्ट की कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, जिसकी वजह से उसे जेल भी जाना पड़ा था। इयाना ने ही ब्लैक की जमानत करवाई थी, पर इस घटना के बाद इयाना ब्लैक को छोड़कर अपनी माँ के पास रहने के लिए चली गई थी। इयाना कासियान अपनी माँ के साथ अपनी बेटी डायना के लिए शॉपिंग करने निकली हुई थी। दोनों माँ बेटी शॉपिंग कर ही रहे थे कि अचानक से इयाना के फ़ोन पर ब्लैक के एक के बाद एक एसएमएस आने लगे। ब्लैक के मैसेज पढ़ते हुए इयाना के चेहरे का रंग बदलने लगा था। वो बीच बाजार में ही अपनी माँ को उन शॉपिंग बैग्स के साथ ही छोड़कर वहाँ से चली गई। इयाना की माँ ओल्गा वापस अपने अपार्टमेंट में चली गई। अगले दिन दोपहर तक ओल्गा को ना ही इयाना का फ़ोन आया और ना ही वो खुद आई। ओल्गा को अब कुछ बेचैनी सी महसूस होने लगी थी। उसने इयाना को फ़ोन करने की कोशिश की, पर इयाना फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। उसे अपनी बच्ची से मिलना था, पर इयाना की 3 हफ्ते की बेटी को छोड़कर वो कहीं नहीं जा सकती थी। तो ओल्गा ने पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन किया, पर पुलिस को भी ओल्गा की रशियन भाषा में कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन सुबह ओल्गा की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। अपनी बेटी को देखे और उसकी आवाज़ सुने 2 दिन गुजर चुके थे।
इस बार ओल्गा अपनी पोती को किसी के हवाले छोड़कर खुद से टैक्सी करके इयाना और ब्लैक के अपार्टमेंट तक पहुंच गई। इयाना और ब्लैक उस अपार्टमेंट के तीसरे फ्लोर पर रहते थे। ओल्गा खुद से ब्लैक के फ्लैट तक गई और दरवाज़ा खटखटाया, पर अंदर से कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। नीचे उतरकर ओल्गा ने जब उनके फ्लैट की खिड़की पर देखा तो ब्लैक खिड़की पर ही खड़ा हुआ था। ओल्गा ने ब्लैक को आवाज़ लगाई, पर ब्लैक ने जवाब दिए बिना ही खिड़की बंद कर दी और अंदर चला गया। ओल्गा ने फिर से एक बार पुलिस को फ़ोन किया। इस बार पुलिस मौके पर पहुंच गई। ओल्गा ने पुलिस को पूरी कहानी बताई और अपनी बेटी इयाना की मदद करने के लिए पुलिस से विनती करने लगी। पुलिस की टीम ने ब्लैक के अपार्टमेंट का दरवाज़ा खटखटाया, उसको बाहर से आवाज़ दी, पर अंदर से कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। पुलिस ने कुछ घंटों तक इंतज़ार किया, पर अंदर से कोई चहल पहल तक नहीं सुनाई दी। ओल्गा ने पुलिस को अपार्टमेंट का दरवाज़ा तोड़ने के लिए समझाया, पर पुलिस के पास ऐसा करने की कोई भी वजह नहीं थी। कुछ देर तक इंतज़ार करने के बाद पुलिस वहाँ से चली गई। ओल्गा पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसे पता था कि उसकी बच्ची अंदर ही है और ब्लैक ने न जाने क्या क्या किया होगा उसकी बच्ची के साथ। वो अपनी बच्ची को देखे बिना वहाँ से जाना नहीं चाहती थी, पर घर में भी इयाना की 3 हफ्ते की बच्ची को वो किसी और के हवाले छोड़कर आई हुई थी। उसके पास जाना भी ज़रूरी था। सुबह होते ही ओल्गा वापस से ब्लैक के अपार्टमेंट पर पहुंच गई। वहां अभी भी वैसा ही माहौल था जैसा अगले दिन था। ओल्गा ने फिर से पुलिस को फ़ोन किया और अपनी बच्ची को बचाने के लिए मदद मांगी। इस बार पुलिस को भी लगा कि अब ब्लैक के अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलना चाहिए। ओल्गा भी पुलिस के साथ ही जाना चाहती थी। उसे जल्द से जल्द अपनी बच्ची को देखना था, पर पुलिस ने ओल्गा को मेन दरवाजे के बाहर ही बिठा दिया। पुलिस ने पहले तो बाहर से ही ब्लैक को और फिर इयाना को आवाज़ लगाई, पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब पुलिस ने बिल्डिंग के सिक्योरिटी स्टाफ से उस अपार्टमेंट की चाबी हासिल की और मेन दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर दरवाज़ा अंदर से भी बंद था। पुलिस को मेन दरवाज़ा ही तोड़ देना पड़ा। दरवाज़ा खोलते ही सामने एक बड़ा सा हॉल था। हॉल के एक तरफ किचन था, जबकि दूसरी तरफ मास्टर बेडरूम था, जिसका भी दरवाज़ा बंद था। हॉल भी पूरा बिखरा हुआ पड़ा था, पर उससे ज़्यादा कहीं कोई गड़बड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। हाँ, एक जगह गेस्ट बेडरूम के ऊपर थोड़ा सा खून जैसा धब्बा दिखाई दे रहा था। पुलिस ने जब मास्टर बेडरूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो वो ना सिर्फ अंदर से लॉक किया हुआ था, बल्कि दरवाजे के पास कोई भारी चीज़ रख कर उसे खोलने से रोका भी गया था। पुलिस ने जब उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की तब जाकर ब्लैक ने अंदर से आवाज़ दी और ज़ोर से बोला कि मैं बाहर नहीं आने वाला हूँ और ना ही इयाना यहाँ पर हैं। इधर पुलिस ब्लैक को दरवाज़ा खोलने के लिए समझा रही थी। उधर ब्लैक ने अपने मोबाइल फ़ोन से अपने किसी दोस्त को फ़ोन किया और उसे अपार्टमेंट पर बुलाया। उस दोस्त ने आकर ब्लैक को ही बाहर आने के लिए समझाया। कुछ घंटों के स्टैंड ऑफ के बाद ब्लैक ने खुद से ही बेडरूम का दरवाज़ा खोल दिया और सिर्फ बॉक्सर पहने हुए रूम से बाहर आ गया। ब्लैक के चेहरे पर उस वक्त एक अजीब सी क्रीपी मुस्कान थी। उसके चेहरे पर कुछ चोट के निशान थे और बाएं हाथ पर काटे जाने का घाव था। ब्लैक के बाहर आने के बाद 2 होमिसाइड डिटेक्टिव्स सार्जेंट विलियम कॉटर और सार्जेंट रॉब मार्टिंडल उस बेडरूम में दाखिल हुए और अंदर जाकर उन्होंने जो कुछ देखा वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। बेडरूम में दाखिल होने के साथ ही सामने वाली दीवार पर खून का एक बड़ा सा धब्बा दिखाई दे रहा था, जिसे साफ करने की कोशिश की गई हो ऐसा मालूम हो रहा था। उसी रूम के बीच में बड़े से मास्टर बेड पर इयाना लेटी हुई पड़ी थी, जिसने पूरे बदन पर मिकी माउस वाला कंबल ओढ़ रखा था। जैसे ही डिटेक्टिव्स ने उस कंबल को हटाया, उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। इयाना के सर के ऊपर वाले हिस्से की चमड़ी पूरी तरह से खींच के उखाड़ी गई थी। उसकी आईब्रो से लेकर गर्दन तक की चमड़ी खींच के निकाल दी गई थी। उसके सर की हड्डी ऊपर से ही दिखाई दे रही थी। चेहरे के बाईं साइड पर चमड़ी थी, पर वो पूरी तरह से पीली पड़ गई थी, जबकि दाईं साइड की चमड़ी को कान के साथ खींच के उखाड़ा गया था। उसके बदन के एक एक हिस्से पर चोट के निशान थे।
एक जगह दांत से काटे जाने का निशान था। इतने सारे जुल्म के बाद भी इयाना के बदन पर कहीं भी खून दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि उसके हार्ट में भी थोड़ा सा भी खून मौजूद नहीं था। असल में ब्लैक ने इयाना के बदन से सारा खून नितार दिया था और उसे बाथरूम में बहा दिया था, ठीक वैसे ही जैसे अपनी ग्राफिक नॉवेल सिंड्रोम में उसने बताया था। इयाना के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार इयाना इस पूरे टॉर्चर के दौरान जिंदा थी और उसने करीबन 8 घंटों तक उस टॉर्चर को सहन किया होगा, जिसके बाद खून की कमी की वजह से आखिरकार उसकी मौत हो गई होगी। ब्लैक के शरीर से मिले घाव के निशान से ये साबित हो रहा था कि इस पूरे टॉर्चर के दौरान इयाना ने अपने आप को बचाने के लिए पूरी कोशिश की थी। एक तरफ पुलिस ब्लैक को हथकड़ी लगाकर अपने साथ ले जा रही थी, दूसरी तरफ इयाना की मां ओल्गा अपनी बेटी का नाम लेके चिल्लाते हुए रो रही थी। अपार्टमेंट की जांच करने पर पुलिस को 11 ट्रैश बैग्स मिले, जिनमें खून से रंगे कंबल के साथ साथ इंसानी बाल और मांस के टुकड़े मिले। उसी में से एक बैग में से इयाना का कटा हुआ कान भी मिला। बेड की एक साइड से ब्लेड और छुरी भी मिली। पूरी ट्रायल के दौरान ब्लैक ने इयाना के मर्डर में खुद का हाथ होने से इनकार किया, पर सारे सबूत उसके खिलाफ ही थे। कैलिफोर्निया कोर्ट ने ब्लैक को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। इस पूरी ट्रायल के दौरान इयाना की मां ओल्गा कोर्ट में हाजिर रही। साल 2019 में कैलिफोर्निया कोर्ट के एक जज ने ब्लैक को इयाना के परिवार को $42 मिलियन देने का ऑर्डर दिया था, पर जहां तक मैंने पढ़ा है ओल्गा को अभी तक 40 कौड़ी भी नहीं मिली है। इयाना की बेटी डायना अपनी नानी ओल्गा के साथ आज यूक्रेन में रहती हैं। तो ये थी इयाना कासियान के मर्डर की पूरी कहानी। ठीक वैसे ही कहानी है अयाजहान एडिलोवा की, जिसके सर को काट कर कातिल ने पतीले में रख कर उबाल दिया था। राइट साइड पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हो। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।